हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित 8 प्राणायामों की चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को बता दें, घेरण संहिता हो, योग के सभी ग्रंथों से संबंधित उपनिषद हो, चाहे एनाटॉमी हो, सभी से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने घेरण संहिता की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको 60 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर प्राणायाम के बारे में जानेंगे। जिन प्राणायामों की यहाँ पर चर्चा की गई है उन्हें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ये सब के बारे में हम यहाँ पर प्रारंभ करें उससे पूर्व थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय हम यहाँ पर रिपीट करें, प्राणायाम का परिचय हम यहाँ पर रिपीट करें, तो आप देखेंगे महर्षि घेरण्य ने सप्त साधन के अंतर्गत पंचम साधन में नाड़ी शुद्धि के पश्चात 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया है। जो घेरण संहिता है यह 7 साधनों में अर्थात 7 अध्यायों में विभाजित है, जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। पंचम साधन अर्थात पंचम अध्याय में यहाँ पर प्राणायाम की चर्चा की गई है और इसी में हमने आहार, मिताहार आदि के बारे में, स्थान आदि के बारे में, नाड़ी शुद्धि आदि के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की थी। इसे हमने यहाँ पर जाना भी था। जैसे कि आप देखेंगे, इससे पूर्व मिताहार है, स्थान है, काल है, इन सब का वर्णन भी इसी अध्याय में किया गया है, अर्थात प्राणायाम से पूर्व इन सब का वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हम पहले ही चैनल पर आपको लेक्चर दे चुके हैं और वेबसाइट पर इन सभी के टॉपिक भी आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो मुख्य टॉपिक है आज का, इसके ओर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हमने जैसे कि अब यहाँ पर चर्चा की कि प्राणायाम का अभ्यास हमें नाड़ी शुद्धि के पश्चात करना चाहिए। तो नाड़ी शुद्धि के उपाय के बारे में भी हमने पिछले एक लेक्चर में चर्चा की थी। वहां पर हमने पूरी तरह से अच्छे ढंग से इसे समझा था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भूमिका आपकी तैयार कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि नाड़ी शुद्धि के उपाय के बारे में महर्षि घेरण्य ने कहा है कि प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और नाड़ी शुद्धि के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 प्रक्रियाएं बताई हैं, एक है समनु और एक है निर्मनु। तो नाड़ी शुद्धि 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक है समनु, एक है निर्मनु। अब ये समनु और निर्मनु क्या है, इन सब के बारे में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो 2019 के जो यूजीसी नेट का जो पेपर था उसमें भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप प्रत्येक टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये सब तो आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर आज का जो मुख्य टॉपिक है यानी कि प्राणायाम, इसे यहाँ पर देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर प्राणायाम का अर्थ क्या है इसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्राणायाम का अर्थ जैसे कि आप देखते भी हैं, व्यवहार में भी हम इसका तात्पर्य जानते हैं। आप देखेंगे प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक है प्राण और एक है आयाम। तो इस प्रकार से इस जो ये प्राण और आयाम है इसका तात्पर्य निकल करके आता है कि प्राणों का नियमन करना। अब प्राणों का नियमन करने का तात्पर्य है कि प्राणों का विस्तार करना, हमारी जो प्राणवायु है इसका विस्तार करना। तो किसके द्वारा विस्तार करना? तो जो प्राणायाम आदि जो अभ्यास है इनके द्वारा जब हम प्राणवायु का विस्तार करते हैं तो वही प्राणायाम है। आगे आपने देखा होगा, मैंने वैसे तो जो ये लेक्चर है इससे पूर्व भी मैं आपको इसके विषय में दे चुका हूं, लेकिन आगे हम प्रत्येक प्राणायाम को घेरण संहिता में वर्णित प्रत्येक प्राणायाम को अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। इसलिए आज जो यह टॉपिक है पुनः मैंने रिपीट करके आपको दिया है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रत्येक ग्रंथ के अनुसार जो प्राणायाम है उनकी व्याख्या अलग अलग की गई है। जैसे कि आप पातंजल योग सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर प्राणायाम की अलग चर्चा की गई है, वहां पर अलग प्रकार से प्राणायाम बतलाए गए हैं। अगर जो हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर प्राणायाम के प्रकार थोड़ा भिन्न है और घेरण संहिता में भिन्न है, लेकिन प्राणायाम शब्द का तात्पर्य एक ही है कि प्राणों का विस्तार करना। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे साधन जिनके द्वारा हम अपनी प्राण वायु का विस्तार करते हैं वह प्राणायाम कहलाता है। मैं आपको बता दूं, घेरण संहिता या फिर हठ प्रदीपिका या फिर पातंजल योग सूत्र के ऊपर मैं लगभग 54 या फिर 45 लेक्चर आपको दे चुका हूं। पूरा योग सूत्र मैंने आपको दिया है, सभी दर्शन दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर के उन्हें भी देखें।
तो ये यहाँ पर प्राणायाम शब्द का तात्पर्य है। अब यहाँ पर हम ग्रंथ के अनुसार यानी कि इस प्रकार के यानी कि घेरण संहिता में प्राणायाम के बारे में किस प्रकार से कहा गया है, क्या यहाँ पर चर्चा की गई है, प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है, कैसे स्थान पर करना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर एक श्लोक यहाँ पर देते हैं। कहते हैं एवं विधा नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ीम विशोधयेत्। आगे कहते हैं दृढ़ो भूत्वा सनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं। एवं विधाम नाड़ी शुद्धिम कृत्वा नाड़ी विशोधयेत् दृढ़ो भूत्वा सनम कृत्वा प्राणायामम समाचरेत। यहां पर ध्यानपूर्वक समझना है। यहां पर महर्षि घेरण कहते हैं कि नाड़ी शुद्धि को सिद्ध करने के पश्चात एक स्थिर आसन पर बैठ करके साधक को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए या फिर प्राणायाम के लिए तैयार होना चाहिए। अब इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको ये छोटे छोटे प्रश्न, या फिर कहीं पर अगर जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप एक अध्यापक हैं, क्योंकि चैनल से कई सारे अध्यापक भी जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि जैसे कि प्राणायाम है, प्राणायाम का अभ्यास किसके सिद्ध होने के पश्चात करना चाहिए। तो महर्षि घेरण कहते हैं कि प्रथम नाड़ी शुद्धि सिद्ध करनी है, तत्पश्चात हमें प्राणायाम के लिए बैठना है, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये यहाँ पर आपको जानना है, ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कि प्राणायाम क्या है, प्राणायाम किस प्रकार से यहाँ पर बतलाया, यानी कि कैसे स्थान पर कैसे हमें बैठना है। और इसीलिए वहां पर आप देखेंगे कि प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व महर्षि घेरण पहले कहते हैं कि कैसे स्थान पर बैठना चाहिए, इसलिए वहां पर उन्होंने स्थान का निर्णय बताया, कैसे किस समय में करना चाहिए, काल का निर्णय वहां पर बतलाया है, कैसे स्थान होना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए। तो ये सब के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं। आगे अगर हम यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित प्राणायामों के प्रकार के बारे में देखें तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की गई है। अब वह कौन से हैं, तो एक श्लोक यहाँ पर पुनः दिया गया है। श्लोक आप देखें, सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभ का। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं, कोशिश कीजिएगा कि आप ये याद कर पाए। सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। अगर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो आपको ये श्लोक याद ही होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा की है। तो कौन कौन से हैं, तो देखें, सहित प्राणायाम है, सूर्यभेदी प्राणायाम है, उज्जाई है, शीतली है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, मूर्छा है और केवली है। तो इन सभी का वर्णन हमें घेरण संहिता में मिलता है। अगर हम हठ प्रदीपिका में देखते हैं तो वहां पर भी 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन 2 प्राणायामों की वहां पर भिन्नता है, 2 वहां पर अलग अलग हैं। जैसे कि प्लावनी प्राणायाम है, शीतकारी है, वहां पर दिया गया है, जबकि यहां पर उनकी चर्चा नहीं की गई। तो इस प्रकार से आपको जानना है। आगे आप सभी जानते हैं कि लाभ भी हमें जानना जरूरी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, योग का कोई भी अभ्यास हो, हमें लाभ भी जानना जरूरी है। तो उतना ही जानना हमें यानी कि उतना ही इंपॉर्टेंट सावधानियां भी होती हैं। अब इस हेतु सावधानियां क्या हो सकती हैं, ये तो हम प्रत्येक प्राणायाम को जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे देखने वाले हैं। लेकिन इस दौरान यानी कि प्राणायाम का लाभ क्या है, ग्रंथ के अनुसार वो किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो इसके लाभ के रूप में आप यहाँ पर आप देखें, कहा कि प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हल्केपन की प्राप्ति होती है, अर्थात शारीरिक स्थूलता को कम किया जा सकता है। तो ये यहां पर आपको जानना है। यानी कि जो प्राणायाम का अभ्यास है, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान यानी कि प्राणायाम का जब अभ्यास कोई व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा हल्केपन की प्राप्ति होती है, अर्थात शरीर में जो स्थूलता है वह कम होती है। इसलिए यहां पर कहा भी गया कि प्राणायामा लाघवम च, अर्थात प्राणायाम के द्वारा लाघवता अर्थात हल्केपन की प्राप्ति होती है। अब प्रत्येक प्राणायाम के लाभ तो हम आगे देखने वाले हैं, उनमें सावधानियां भी वहां पर देखेंगे, सब कुछ हम जानेंगे, प्रत्येक प्राणायाम को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व आपको बता दूं कि ये सब के बारे में अगर आप हठ प्रदीपिका के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको दिया गया है। तो आशा है यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित प्राणायाम को आप समझ चुके होंगे। लेक्चर के अंत में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, घेरण संहिता में नाड़ी शुद्धि का वर्णन किस अध्याय में है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर पंचम।
तो नाड़ी शुद्धि का वर्णन घेरण संहिता के किस अध्याय में है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से घेरण संहिता अनुसार प्राणायाम का लाभ है लाघवता, स्थूलता, नीरसता, ये सभी। तो इनमें से सही आंसर क्या है? क्या घेरण संहिता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से प्राणायामाभ्यास किसकी सिद्धि के बाद करना चाहिए? नाड़ी शुद्धि के पश्चात, मन शुद्धि के पश्चात, उपरोक्त तो दोनों, कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर क्या है, आपसे पूछा गया है। अगर आप चाहें तो इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए, साथ ही आप योग के स्टोर पर आकर के योग के कई सारे टूल्स आपको यहां पर दिए गए हैं, इन सब को भी आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण संहिता अनुसार प्राणायाम का वर्णन है सहित, प्लाविनी, सितकारी, ये सभी। तो घेरण संहिता के अनुसार कौन कौन से प्राणायाम हैं, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित प्राणायाम के विषय में यहाँ पर चर्चा की। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।